पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पॉलिटिकल मंथन देख रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल मंथन में बिहार सहित देश के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर खास और विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरे दूसरी तरफ न्यूज हाट के एडिटर इन चीफ अमित कुमार अग्रवाल सर भी मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो देखिए, तमाम जो बिहार के डिजिटल चैनल हैं या और भी जो खबरें दिखाने वाले लोग हैं, लगातार पॉलिटिकल चीजों पर चर्चाएं चल रही हैं। हम लोग भी लगातार जो है पॉलिटिकल अपडेट्स और अंदर खाने की खबरें आपके सामने लाते हैं। लेकिन आज इस खास कार्यक्रम में जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत होगी। सीधे जनता जिन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो पाती है लेकिन इफेक्टेड हो जाती है, उस मुद्दों पर खास आज बातचीत होगी। और सबसे पहला जो मुद्दा है आज हमारे पास, वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर बात करने पटना की, वैसे तो बिहार की बात करेंगे हम लोग, देश की भी बात करेंगे, लेकिन खासकर पटना की अगर बात करें तो आप अगर सर्च कीजिएगा गूगल पर एआई के माध्यम से कि एक अच्छा स्पेस, घूमने फिरने लायक जगह जहां पर ठीक ठाक ऑक्सीजन लेवल हो और पर्यावरण से जो जुड़ाव वाला जगह हो, तो आपको उसमें निकल कर आएगा कि पटना जू, यानी कि चिड़ियाघर। अब बात चिड़ियाघर की क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो चिड़ियाघर पर एक सवाल उठ रहा है। विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमित सर हैं। अमित सर, चिड़ियाघर एक ऐसा जगह पटना में खासकर माना जाता है, और पटना ही नहीं, आसपास के कई जिलों के लोग जब भी पटना आते हैं या बिहार में कोई घूमने वाली जगह सर्च की जाए तो चिड़ियाघर का नाम प्रमुखता से आता है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि चिड़ियाघर की कुछ जमीन जो है पटना एयरपोर्ट में जो है वो जा सकती है, जाने वाली है। इसको लेकर अंदर खाने बैठकें भी हुई हैं, सरकार स्तर पर चर्चा भी हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, मतलब इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो सही हैं या फिर होनी चाहिए इस तरह की चर्चाएं? क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट के नाम पर तो पर्यावरण को लगातार परेशान किया ही जाता है। देखिए, अभी जू का मामला जो चल रहा है उसमें आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन आपने भी प्रयास किया है। हाँ, तो हमने भी वन पर्यावरण मंत्री उनसे बात करने की, उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन मीटिंग कुछ हुई थी जू में इस सिलसिले को लेके कि 800-600 मीटर कुछ जमीन एयरपोर्ट को दिया जाए, जिससे कि उनका रनवे थोड़ा बड़ा हो सके और जहाज को लैंडिंग में थोड़ी सुविधा हो सके। लेकिन आप सोचिए कि कैसे ये सब सवाल उठ सकता है। पूरे पटना में इसको कंक्रीट का जंगल आज कहा जा सकता है। जहां देखिए ऊंची ऊंची इमारतें, यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सरकार खुद नए नए योजना लेके आ रही है, जिसमें वन एवं पर्यावरण का है, जल जीवन हरियाली है। इस तरह के काफी सारे परियोजना है जिसमें आप पेड़ उगाइए, तो ग्रीनरी लाइए, पर्यावरण का संरक्षण कीजिए। उसके बाद दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि जू की जमीन दी जाएगी। अगर जू की जमीन दी जाती है, पहली बात तो ये सवाल उठेगा क्यों? पूरे पटना में एक ही ऐसा जगह है जहाँ पे हरियाली आपको देखने को मिले। नहीं तो पटना चौड़ीकरण के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे सारा ही पेड़ एक तरह से कट चुका है। आप पहले अगर देखा करते तो पूरा बेली रोड पेड़ से पटा हुआ रहता था। आज के डेट में बेली रोड में पेड़ देखने को आपको नहीं मिलेगा। वही स्थिति गांधी मैदान की थी। गांधी मैदान कितना हरा भरा उस समय हुआ करता था चारों तरफ। आज कुछ भी नहीं है, सारा पेड़ कट चुका है। तो डेवलपमेंट किस शर्त पे, सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि शर्त क्या है डेवलपमेंट का? क्या जान से ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट है? आज आप देखिए, एक ये राजस्थान और अरावली को लेके भी मामला चल रहा था। ठीक है, उसमें सरकार ने अपना क्लेरिफिकेशन दिया कि उसको नुकसान नहीं होगा, उसको और संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसके बाद अगर ये जमीन मान लीजिए सही में अगर जाती है, तो इतनी हरियाली अगर जाती है तो ऑक्सीजन में दिक्कत है, यहाँ पे सांस लेने की दिक्कत है, AQI का जो बात किया जाता है। तो हमेशा आप पटना भी देखें, दिल्ली देखें, जितने भी मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन सिटी हैं, वहां पे पॉल्यूशन लेवल तो बहुत हाई है। गाड़ी दुनिया भर की चलती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए सरकार बोलती है या तो आप गाड़ी मत चलाइए, गाड़ी कम चलाइए, ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कीजिए। एक तरफ आप ये बोल रहे हैं, एक तरफ आप पेड़ पौधा इसको समाप्त करने पे लगे हुए हैं। अरे कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन भी तो हो सकता है ना। आप अगर कोई चौड़ीकरण हो रहा है या रोड का डेवलपमेंट हो रहा है, आप चाइना देख लीजिए या दूसरी कंट्री देख लीजिए, वहां पे सवाल ही नहीं उठता है कि वो लोग पेड़ को कॉम्प्रोमाइज करके डेवलपमेंट के ऊपर जाते हैं।
आपको भी सर क्या लग रहा है कि मतलब डेवलपमेंट आखिर किस कीमत पे डेवलपमेंट? देखिए, पहले बात तो ये है कि जो हमारी आबादी है, मतलब मानव जाति की हमारी जो आबादी है, उससे कई गुना ज्यादा आबादी पक्षियों की जी है ना, जी बिल्कुल, कीड़े मकोड़ों की है। हाँ है, और उन्हीं का ये असली ठिकाना अधिकार है। है, हाँ, हाँ। उन्हीं का अधिकार है इस धरती पर। तो इस धरती पर उनके लिए हम 10% जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या हम 10% भी नहीं है, 1-2% होंगे उनकी जो संख्या है, उसके बाद में हम 0.1% होंगे, और हम चाहते हैं कि सब पर कब्जा कर लें। ये पक्षी जाएंगे कहाँ? और ये पक्षी नहीं रहेंगे, पर्यावरण नहीं बचेगा, तो हम कैसे बचेंगे? अभी अरावली को लेकर भी सवाल तो ही रहा है। उठ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो चिंता का विषय ये है, कोई कह रहा है कि भाई अरावली के चलते ही दिल्ली में प्रदूषण है, हाँ, क्योंकि दिल्ली की हवा बाहर नहीं जा पाती। कोई कह रहा है कि नहीं, वो अरावली की पहाड़ियां सुरक्षा कवच है, घेरा है, अगर वो नहीं रहेगा तो राजस्थान का सारा रेत आ जाएगा दिल्ली। हाँ। तो तर्क दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि सबको गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि जीवन बचाना है। विकास किस लिए? हाँ, जीवन के लिए है ना, मानव के लिए है ना। हमारा जीवन ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो विकास करके आप क्या कर लेंगे? तो पर्यावरण को गंभीरता से लेने की जरूरत है, और हर आदमी जब पर्यावरण के महत्व को समझेगा, आम आदमी, तभी पर्यावरण बचेगा, नहीं तो सरकारी नौकरशाह। और लेकिन सवाल यह ना कि सर आम आदमी का फिर इसमें डिसीजन कहाँ है? ये तो सरकार को डिसीजन लेना, सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी होगी कि कहीं पे अगर उसके आसपास में डेवलपमेंट हो रहा है तो पब्लिक व्यू लेना होगा, पब्लिक का रिव्यू चाहिए। पॉलिसी है, यहाँ पॉलिसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज तब होता है ना, अगर आप एक प्राइवेट एजेंसी है, आप निजी मकान बनाना चाहते हैं, निजी कोई डेवलपमेंट करना, सारी पॉलिसी उसके ऊपर लागू होगी। हाँ। जैसे अपना घर बनाने जाइएगा ना, वो सारा और अपना पेड़ काटिएगा तो पहुंच जाएगा वन विभाग। सर आप देखिए ना, आज बिहार या पटना हो या कोई अन्य राज्य हो, वहां पे कोई भी निजी आदमी अगर अपना मकान बनाना चाहता है, कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, नक्शा पास होगा, उसके नियम कानून है, तो रेरा में, तो फलाना में, सब तरह का नियम कानून उसके लिए है। सरकारी जितनी भी बिल्डिंग बन रही है, क्या उसके लिए कानून नहीं है? कानून वही है सर, उनको भी नक्शा पास कराना है। हम मतलब इंगित नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पटना में ही ऐसी कितनी सरकारी पुरानी बिल्डिंग है जिसमें एक्सटेंशन करके रोड की तरफ रोड इंक्रोचमेंट करके बिल्डिंग बनाई जाती है, वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप एक प्राइवेट एजेंसी या प्राइवेट पर्सन अगर होंगे, 2 मिनट के अंदर में बुलडोजर आपके मकान के ऊपर चल जाएगा। बिल्कुल, आप अपने घर का एक पेड़ काटिए ना भाई, हाँ, देखिए वन विभाग का अधिकारी पहुंच जाएगा। वो इसलिए नहीं कि चिंतित है पर्यावरण को लेकर, कमाई का मौका। तो जनता जैसे ही जागरूक होगी ना पर्यावरण को लेकर, मतलब चिंतित होगी, मतलब उसको लगना चाहिए कि भाई हमारे लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सरकार भी और नौकरशाह भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। सर आवाज उठना चाहिए। चिपको आंदोलन आपको याद है सर? पेड़ से चिपक के जो पेड़ से चिपक के पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ। बिल्कुल, उसी तरह के आंदोलन की जरूरत आज है। बिल्कुल, आज बहुत जरूरी है उस तरह का आंदोलन। तो इस तरह हिम्मत ही नहीं होगी सरकार की कि कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का, नदी नाला पहाड़ को काटने का, या उसको काट के और कोई डेवलपमेंट के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, आपको याद होगा, हरियाली कार्यक्रम, जैसे पेड़ पौधों को लगाना, चाहे वो देखिए जन जीवन हरियाली, मेरे ख्याल से नहीं, वो तो अलग कार्यक्रम है। पेड़ पौधों के लिए ही स्पेशल टारगेट दिया गया था, पौधा लगाने को बचाना है। जो हमारे तालाब पोखरे खत्म होते जा रहे हैं, उनका जीर्णोद्धार करके वहां पेड़ पौधा लगा करके उसको बचाना है। लेकिन एक उनकी पार्टी के स्तर पे कार्यक्रम चलाया गया था, मुझे जहां तक याद है, कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम, करोड़ों वृक्ष लगाए गए। सरकारी कार्यक्रम था ये, सरकारी कार्यक्रम था। तो उसमें पार्टी भी इन्वॉल्व हो गई। हाँ, पार्टी भी इन्वॉल्व थी, भाजपा भी इन्वॉल्व थी, जदयू भी इन्वॉल्व थी। तो मुझे लगता है कि उस कार्यक्रम को फिर आगे नहीं बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था ना सर, एक पेड़ मां के नाम। कार्यक्रम तक ही सीमित रह जाता है। आप देखिए, कभी शेर दिवस, कभी बंदर दिवस, ये दिवस के रूप में ही सिर्फ रह जा रहा है। बिल्कुल, वो धरातल तक उतर के नहीं आ पा रहा। प्रधानमंत्री जी का जो ये कार्यक्रम था सर, ये तो आया ग्राउंड तक, एक पेड़ मां के नाम वाला काफी चला। इसके बहुत पहले की मैं बात बता रहा हूँ, मुझे साल याद नहीं है, कि नीतीश कुमार की पहल पर वृक्षारोपण का अभियान चला था, और करोड़ों वृक्ष लगाए गए थे। लेकिन वो होता है ना कि उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। मुझे लगता है उसको लगातार चलाने की फोकस नहीं है सरकार का, पॉलिसीज का फोकस। बिल्कुल, जैसे आप पोखरे की बात बता रहे थे सर, तो कुछ एक इंजीनियर से मेरी बात हो रही थी,
वही डिप्यूट थे पोखरा निकालने में या फिर उसका जीर्णोद्धार करने में। उनके द्वारा यही कहा गया कि मोस्ट ऑफ द प्लेस, आधा से ज्यादा जगह पे पोखरा क्या जमीन ही अवेलेबल नहीं है, वो कब्जा हो चुका है। बिल्कुल। और किसी भी परिस्थिति में वो कब्जा वो छुड़ा नहीं सकते हैं, प्रशासन से उसको सहयोग नहीं मिलता है, ये उन लोगों का कहना था। आप मिथिलांचल में चले जाइए, वहां की खेती क्या थी? मछली। हाँ। और हर घर के पास घर का एक तालाब होता था, अपना पोखर होता था ना भाई, और उस पोखर में ही मछली पालन होता था। अब कहाँ तालाब बचा? कहाँ हजारों लाखों तालाब? अगर आप रेलवे लाइन देखेंगे पटना से लेके मोकामा तक, रेलवे लाइन के बगल में पहले एक पोखर हुआ करता था, हो सकता है आप लोगों को ध्यान होगा। वो पूरा पटना से लेके मोकामा तक पोखर हुआ करता था। अब आपको कहीं मिलेगा क्या? कहीं नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से लोग सजग नहीं है और पोखरा पर, नाला पर कब्जा करते जा रहे हैं, उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। पर्यावरण को गंभीरता से समझना पड़ेगा। इसके लिए सरकारी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। सरकार को अनवरत वृक्षारोपण को लेकर के कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। कई योजनाएं हैं कि आप वृक्ष लगाइए, तो सरकार सब्सिडी भी देती है, वृक्ष भी देती है, लेकिन उसका प्रचार नहीं। हाँ, जागरूकता नहीं है। और घर बना रहे हैं तो घर में कर दिए फिक्स ना भाई, कि आप घर बना रहे हैं 2 कट्ठा में, तो इतना हिस्सा में आपको खुद वृक्ष लगाना। सर ये सब नियम अगर आप महाराष्ट्र चले जाएंगे, बॉम्बे में जो कंस्ट्रक्शन का नियम है, जिस नियम के तहत नक्शा पास होता है, उसमें एक प्रोविजन है, आप जितना ग्रीनरी एरिया छोड़ेंगे ना, आप अगर बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें ग्रीन एरिया छोड़ रहे हैं, जहाँ पेड़ पौधा ये सब लगाएंगे, वो एफएआर से बाहर कर देता है, वो एफएआर में काउंट नहीं होगा। तो जो बिल्डर हैं, जो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, वो ज्यादा प्रेरित होते हैं कि भाई वो सिलेबल एरिया से बाहर है। तो बिहार में भी होना चाहिए ना? नहीं, हर जगह होना चाहिए। हर जगह होना चाहिए, होना चाहिए। वही होना चाहिए, हाँ, एकदम कि आप एक अपार्टमेंट बना रहे हैं, एक घर भी बना रहे हैं अपना, तो उसमें एकदम ग्रीन एरिया निर्धारित होना चाहिए सरकार की तरफ से। और उसके बाद आप जितना बनाना है बनाइए, पूरे जमीन पर आपको मिल गया है, और आप उसमें छोड़ करके इतना प्लांट लगाइए। सीधे सीधे आम आदमी से मतलब ये जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसको सरकार स्तर पर तो करना ही चाहिए, लेकिन न्यूज हाट और सिटी पोस्ट लाइव के माध्यम से भी हमारा आग्रह होगा कि आम जनमानस को भी इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी और जागरूक होना होगा, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपके परिवार के स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ पूरा मुद्दा है। तो इसको लेकर हम सभी लोगों को एकजुट होकर करना, और हम दोनों जो हमारे यहाँ पे गेस्ट है, दोनों लोगों से आग्रह है कि अपने अपने चैनल के माध्यम से हम लोग भी इसको जो है ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। बिल्कुल, इसको प्रमोट करने के लिए ही हम डिबेट कर रहे हैं। हाँ। तो आज की तारीख में कौन पर्यावरण पर चर्चा करता है? बिल्कुल। तो पर्यावरण को लेकर चिंता तो सब लोग जताते हैं टेलीविजन कैमरे पर, लेकिन उस कैमरे से हटे और भूल गए। पर्यावरण को बचाना है तो गंभीरता से काम करना पड़ेगा। आम मानस को भी सर इसमें आवाज उठानी पड़ेगी और उतना ही सजग होना पड़ेगा। सजग होना। अच्छा, इसके दुष्प्रभाव पर अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या दुष्प्रभाव सर हो सकते हैं? अगर इसको अगर अभी नहीं चेताया गया, अभी नहीं सरकार स्तर पर, आम जनमानस के स्तर पर नहीं देखा गया, तो दुष्प्रभाव क्या कुछ हो सकते हैं? वही ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा। अरे आज पानी पीने के लिए खरीदा जा रहा है ना, आप स्थिति ऐसी क्यों आई? यही कारण है, आज आप पानी खरीद के पीते हैं। तो वही होगा सांस लेने के लिए, जैसे श्रीकांत जी बता रहे हैं, सिलेंडर कंधा पे ढो के जाइए और तब आप बाहर निकलिए अपने घर से। यही स्थिति दिल्ली में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप पता कर लीजिएगा, चाहे डॉक्टरों से बात करिएगा। आजकल जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, 80% से ज्यादा बच्चे अस्थमा के शिकार है। जी हाँ, उनको सांस लेने में तकलीफ है। सोचिए ना कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन हम इसको गंभीरता से ले ही नहीं रहे कि क्यों हो रहा है। पहले कहाँ होता था? गांव में हमारे बच्चे पैदा होते थे, हम लोग भी गांव में पैदा हुए हैं, कहाँ कोई समस्या थी। लेकिन अब बच्चा पैदा होते ही अस्थमा लेकर पैदा हो रहा है। सर आप देखिए ना, अभी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट मेरे ख्याल से इनका, नितिन गडकरी जी, उनका आया था कि दिल्ली जैसे ही मैं आता हूँ 2 दिन के अंदर में इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, सोचिए, सांस लेने में समस्या होने लगती है। ये 2 दिन पहले का है या कल या परसों का है उनका। तो लगातार दिल्ली में तो भाई इस चीज को लेकर पॉलिटिकल भी, और बिहार में, पटना में ज्यादा चिंता होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बहुत शहर है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, बिहार में पटना ही है, पटना ही है, हाँ, जिसको शहर कह सकते हैं। और पूरे हर आदमी की प्राथमिकता है कि पटना में एक घर हो, एक अपना जगह हो। तो पटना को तो और अलर्ट रहना पड़ेगा पर्यावरण को लेकर।
और मुझे लगता है कि पटना का विस्तार जिस ढंग से होना चाहिए था वो हुआ नहीं सर। और प्लानिंग तो बिल्कुल नहीं है। अब जाके सरकार कुछ प्लान कर रही है, नया सिटी बनाने के लिए सजग हुई है। तो अब देखिए कुछ एक्सपेंशन हुआ ही नहीं सर। पटना ये बाईपास और गंगा के बीच में दब के रह गया। बिल्कुल। और जितनी भी सरकारी इमारतें बननी चाहिए थे या सरकारी ऑफिस बनना चाहिए था वो सारा पटना सेंटर में बना। अगर इसका एक्सपेंशन हुआ होता, पटना से बाहर बना होता, तो आदमी मजबूर होते पटना से बाहर जाने के लिए। समय रहते आप आरा तक, कोइलवर तक विस्तार पटना का किया जा सकता था ना भाई। जी जी। इधर जहानाबाद तक किया जा सकता था, मसौढ़ी तक किया जा सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं। अगर पटना का विस्तार समय रहते हुए किया गया, अब तो होगा भी नहीं। हाँ। अब कहीं जगह ही नहीं। जब एक और सर हम अपने तरफ से एडवाइस बोलिए जो बोलिए, विजय सिन्हा जी नगर विकास मंत्री बने हैं, उनको ये देना चाहेंगे, काम कोई छोटे से ही शुरू किया जाता है। हाँ बिल्कुल। आज सुंदरता के बारे में हम लोग सब कोई बोलते हैं, अपने घर को सुंदर बनाते हैं, अपने रूम को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। कहीं बाहर जाते हैं, कुछ नया दिखता है तो वो सबसे पहले आके अपने घर पे इम्प्लीमेंट आदमी करने का प्रयास करता है। तो एक एग्जांपल, हम जैसे बाहर कई एक बार जाना हुआ है, वहां पे देखने को मिला, तो वही मेरे दिमाग में आया था कि कभी इस तरह का मौका अगर मिलेगा तो हम ये बात जरूर रखेंगे। पटना जैसे जगह पे अगर आप सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत ज्यादा पटना डेंस हो गया है, तो सुंदरता कहीं से शुरू की जा सकती है। बिल्कुल। आप किसी भी गली, किसी भी रोड को एक रोल मॉडल के रूप में चाहें तो डेवलप करें, जिससे पूरे बिहार में जितने भी जिला हैं उनको कम से कम एक आइडिया, एक मोटिवेशन मिलेगा। कुछ हद तक नीतीश सरकार ने ये काम किया है। अब पटना में पार्क कहाँ था पहले? हाँ। तो बहुत पार्कों का विस्तार हुआ है। पार्कों का बहुत। और मुझे लगता है जो बड़े बड़े मंत्रियों के बंगले हैं 1-1 एकड़ में, क्या जरूरत है उसकी, जरा बता दीजिए। आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाइए, सारे मंत्री विधायक सारे अधिकारी उसी में रहेंगे। और ये नहीं कर रहा हूं कि मंत्री आवास तोड़ करके वहां बिल्डिंग बना लीजिए। आप एक मंत्री आवास तोड़िएगा तो मुझे लगता है कि सारे मंत्री एक ही हाई राइज बिल्डिंग में आ जाएंगे। एक जगह एक सरकारी आवास खाली कराइएगा और वहां हाई राइज बिल्डिंग बनाइएगा तो एक ही में सारे अधिकारी आ जाएंगे। बाकी जगहों पर आप वृक्ष लगाइए ना भाई, शहर को एकदम पूरा ग्रीनरी फैलाइए। देखिए इस मामले में सर हम सबसे ज्यादा तारीफ अगर करना चाहेंगे तो ममता बनर्जी का करना चाहेंगे। सर आप कितना भी सवाल उठाइए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में या किसी भी चीज पे सवाल उठाइए, आप कैलकाटा चले जाइए सर। कैलकाटा में ग्रीनरी, पहले कैलकाटा और आज के कलकत्ता में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। पूरा कैलकाटा आपको ग्रीन और साफ सुथरा नजर आएगा। इतना बढ़िया टाउन प्लानिंग उनका है। ममता बनर्जी, जो भी टाउन प्लानर होंगे वो गजब के हैं। आप कहीं देख लीजिए, कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी कलकत्ता में नहीं सोचा जाता है। हम आपको बता रहे हैं, न्यू अलीपुर में एक जेल हुआ करता था, वहीं मेरे बड़े भाई रहते हैं तो हमको मालूम है उस जगह के बारे में। वो जेल वहां से कहीं शिफ्ट हो गया। जैसे आप देखिए पटना में स्टेशन के सामने सेंट्रल जेल हुआ करता था, हाँ, शिफ्ट हो गया। उसी तरह से वहां शिफ्ट हो गया। उस जेल की जगह पे उसको म्यूजियम बना दिया गया। ऐसा नहीं हुआ कि उसको तोड़ के और कोई नया कंस्ट्रक्शन करके सरकारी इमारत बना दी गई। उसके अंदर हजारों पेड़ थे, उसको म्यूजियम बना दिया गया। वो म्यूजियम के रूप में आज मतलब पौधों को नुकसान ना। हाँ एकदम। और सर एक चीज और हम वहां बंगाल में देखे हैं कि गांव-गांव में वहां पर पोखर अभी भी है। मतलब यहाँ पर हाँ, बंगाल में पोखर का खत्म हो गया है परंपरा, वहां पर हर गांव में एक पोखर। भाई मनरेगा योजना के तहत पोखर तालाब खोदने का है ना प्रावधान। हाँ बिल्कुल। अब मनरेगा का नाम है बदल गया सर। ठीक है, रामजी हो गया, वो जो भी नाम हो जाए। लेकिन ऐसी योजनाएं क्यों शुरू करनी पड़ी? पहले तो हर जगह तालाब पोखर होता ही था, हर गांव में भाई। मेरे गांव में भी तालाब हुआ करता था, पोखर हुआ करता था। अब तो इंक्रोचमेंट अब कहीं है ही नहीं। तो इंक्रोचमेंट बहुत बढ़ता जा रहा है। सरकार उसको लेकर गंभीर नहीं है। सरकार गंभीर हो जाए, आम लोग थोड़ा जागरूक हो जाए, तभी पर्यावरण को बचाया जा सकेगा। और पटना तो भाई बचाना बड़ा मुश्किल है अगर हम नहीं चेते तो। अभी नहीं चेते तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा, नहाने के लिए भी पानी खरीदना पड़ सकता है। तो अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग आज बात करेंगे। और देखिए ये मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे जनता से जुड़ाव रखने वाले मुद्दे हैं, लेकिन इस पर चर्चा कोई नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए आज हम इन मुद्दों को लेकर आए हैं। एक शब्द है कैपिंग। आखिर ये क्या होता है, ये किसमें यूज होता है और कैपिंग क्यों करना चाहिए, किन चीज में कैपिंग का इस्तेमाल होना चाहिए? सीधे अमित सर से जुड़ेंगे। सर ये कैपिंग क्या है आखिर और किस चीज में कैपिंग की आवश्यकता है? देखिए इसको हम लोग जोड़ना चाहेंगे। जैसे अभी सासाराम में एक रोपवे क्षतिग्रस्त हो गया है,
अभी 1-2 दिन में उसका ट्रायल चल ही रहा था, ट्रायल के बीच में ही वो रोपवे गिर गया। तो ये सवाल उठ रहा है, जो संवेदक हैं या फिर जो काम का पैटर्न है, जिस तरह से काम का निरीक्षण किया जा रहा है इंजीनियर्स के द्वारा, ये सब के ऊपर सवाल उठता है। 2019 में ये रोपवे का काम स्टार्ट हुआ था और 2026 में सुनने में आ रहा है कि उसका उद्घाटन होने वाला था। नीतीश कुमार के द्वारा 2019 में इसका शिलान्यास किया गया था। और कंपनी जो सामने आ रही है वो कोई लोकल ही कंपनी है, किसी बाहर की कंपनी के साथ एसोसिएट होकर काम कर रही है। तो सवाल ये है कि पहली बात तो उस कंपनी का भी पूरा सब डेटा हम आया नहीं है, लेकिन उस कंपनी के पास क्या एक्सपीरियंस था, क्या इस तरह के रोपवे बनाने के लिए कैसे काम मिला, ये रोपवे बनाने का एक्सपीरियंस था कि नहीं, रोपवे बनाने जैसा कोई एक्सपीरियंस उसके पास था कि नहीं, ये बहुत सारा सवाल है। उसी से जोड़ते हुए एक दिमाग में मेरे कैपिंग का आया था। कैपिंग मतलब किसी चीज का एक लिमिट सेट करना। अब बिहार में क्या है, हजारों ठेके कॉन्ट्रैक्टर हैं जो आते हैं और सरकारी कामों में टेंडर डालते हैं। टेंडर मिलता है, मिलने का कारण ये भी है कि उनका क्रेडेंशियल है, तो क्रेडेंशियल के अंडर में जितना चाहे उतना काम ले सकते हैं। एल&टी जैसी कंपनी और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया की है जो काम लेती है, वो चाहे तो पूरे बिहार का अकेले काम एक साथ काम ले सकती है, एक साथ काम ले, इतना जबरदस्त क्रेडेंशियल होता है। लेकिन क्या राज्य को या राज्य सरकार को या उस डिपार्टमेंट को नहीं चाहिए कि अपने हिसाब से मानक सेट करे? कोई मेरा बूता है कि हम पूरा भारत खरीद लें, पूरे भारत, ये तो गलत हो गया, मतलब मेरा मान लीजिए कैपेसिटी है कि हम कोई एक होटल है, उस होटल को पूरा खरीद लें, या फिर कोई एक जगह को, तो वो तो होटल जो ऑनर है उसको या होटल हाँ, स्टाफ, अब जैसे एग्जांपल के रूप में हम इंडिगो ही देना चाहते हैं। आज के डेट में पूरे भारत का 70% एयरलाइंस उसके कस्टडी में था, जो एयर रूट है उसके कस्टडी में था, तब ये स्थिति आई। अगर 75 होती, 15 एयरलाइंस होता, तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती, उतना इम्पैक्ट पूरा भारत नहीं मतलब आप कह रहे हैं कि मोनोपोली एक डेवलप हो जा रहा है। इसमें एक लिमिटेशन सेट होना चाहिए। क्रेडेंशियल आपका कितना भी क्यों नहीं हो, आपको एक लिमिटेड ही काम मिलेगा और वो काम करके दिखाएंगे, तभी आपको एक्स्ट्रा काम एलोकेट किया जाएगा, जिससे कि सरकार का कंट्रोल बना रहे, काम समय पे हो सके, जो काम किया जा रहा है जनता के हित में किया जा रहा है, जनता को सही समय पे मिल जाए। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए मेरे दिमाग में एक कैपिंग शब्द आया था। तो सर पिछले 1 साल में अगर आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 10 से 12 पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए, मतलब गिर गए हैं। और आपने देखा कि एक समय ऐसा था जब कुछ दिन के लिए तेजस्वी यादव की सरकार थी, डिप्टी सीएम वो थे, नीतीश कुमार की सरकार थी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, उस समय भी बड़ा पुल गिर रहा था, बड़ा हो हंगामा हुआ था, नेशनल खबर बना था। सबसे बड़ी खबर तो अगवानी पुल वाली बात है, जो बहुत बड़ा पुल था। तो लग रहा है कि यही सब वजह से ही ये पुल गिर रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, और इसमें कैपिंग अगर लगाया जाए तो ये मामला ठीक है। नहीं, कैपिंग लगाने का फायदा ये है कि काम कई कंपनियों को मिलेगा, और जब कई कंपनियां काम करेंगी तो उनमें कंपटीशन होगा कि कौन कंपनी अच्छा काम कर रही है, और इससे बिहार को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा। अगर एक ही कंपनी, 2 ही कंपनी को आप फिक्स कर दिया कि यही सारे काम बिहार के करेंगे, तो मोनोपोली हो जाए, तो उन्हीं कंपनियों पर आप आश्रित हो जाइएगा। उस समय से करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक। आप उसको ब्लैक लिस्टेड भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाकी जगहों का काम उसके पास है। तो मुझे लगता है कि एक कंपनी को काम न दे करके 2, 4, 5 कंपनी, बड़ी कंपनियों को क्रेडेंशियल जिसका अच्छा हो, रेपुटेशन जिसका अच्छा हो, उसको काम देना चाहिए। अब सरकार ने जैसे अभी नियम बना दिया कि जिन कंपनियों का पुल ध्वस्त हो गया है उनको अब पुल का टेंडर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसी शायद ही कोई कंपनी होगी जिसका कोई पुल ध्वस्त नहीं हुआ, भले बिहार में नहीं हुआ है, कहीं पे हुआ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अब कोई कंपनी ऐसी होगी जिसका कोई निर्माण में कोई खामी ही नहीं होगी, हो सकता है, कई फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये तो शर्त ही गड़बड़ है पहली बात तो। इस शर्त के कारण के आधार पर आपने कई कंपनियों को छाट दिया, और जिसको दिया भी वो भी कंपनी उस शर्त पर खरा नहीं उतरती है। तो सवाल उठ रहा है कि भाई आपने ये शर्त लगाया किसको फायदा पहुंचाने के लिए? कहने का मतलब हमारा ये है कि गवर्नमेंट के कंट्रैक्ट में भी कुछ चुनिंदा लोगों को फायदे पहुंचाने की कोशिश होती रहती है। अब देखिए, बहुत ऐसे, जैसे कहा अमित जी ने कि कैपिंग की जरूरत है, कैपिंग की तो ठीक है जरूरत है, लेकिन बहुत ऐसे कंट्रैक्टर हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, नेताओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो कोई कैपिंग ही नहीं है, उनका क्रेडेंशियल ही नहीं है जितना उनको काम मिला है। अब आपका टर्नओवर होगा उसके
इतना गुना आपको काम मिल मतलब सकता नियमों की अनदेखी, है। नियम लेकिन कई गुना ज्यादा काम मिला है। नहीं, इसमें कोई मंत्री ऐसा बिहार का शायद ही होगा, मतलब मैंने कहा कि सारे ज्यादातर मंत्रियों के रिश्तेदार ही सर अगर कंट्रैक्टर हैं। क्रेडेंशियल नहीं भी है ना तो नियम ही ऐसा है, अगर मेरा क्रेडेंशियल नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसी के साथ जेवी करके काम कर लेंगे। बिल्कुल। जिसके पास क्रेडेंशियल है उसके साथ जेवी हो जाएगा। वो भी छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे मेरे पास केसेज आए हैं जहां क्रेडेंशियल मैंने किसी बड़ी कंपनी से टाई अप भी नहीं किया ठेकेदार ने, उसका जो टर्नओवर है 30 करोड़ का काम लेने पर है, लेकिन उसने 500 करोड़ का काम ले लिया टाई अप करके किसी बड़े किसी से नहीं, अच्छा ऐसे आउट ऑफ वे जाकर। पैरवी पैगाम। हाँ बिल्कुल। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ज्यादातर राजनेताओं के रिश्तेदार ही कंट्रैक्टर हैं, ये जान लीजिए। अगर जांच करा लीजिए कि बिहार में जितने कंट्रैक्टर हैं, सड़क निर्माण के, भवन निर्माण के, ग्रामीण कार्य विभाग के, हर विभाग के, ये तो उसके सारे कंट्रैक्टर्स किसी न किसी नेता मंत्री के रिश्तेदार हैं। ये तो एक बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन है कि नियम भी तो उसी तरीके का है। नियम को तो कम से कम ठीक कर दीजिए। हाँ, ठीक है, हर नियम में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, नियम में कुछ ना कुछ शॉर्टकट वाले लोग रहते हैं, लेकिन नियम तो सर साफ सुथरा ठीक ठाक रहना चाहिए ना, कम से कम। हाँ, नियम होना चाहिए और उस नियम का सख्ती से पालन भी होना चाहिए। वो पालन नहीं हो रहा है। और अमित जी के इस बात से मैं सहमत हूँ कि कैपिंग तो जरूर होनी चाहिए। और देश में बड़ी कंपनियों की कमी थोड़े है, हर क्षेत्र में एक एक कंपनी। सर इसका एक कारण ये भी है, बिहार सरकार के पास एक्सपर्ट इंजीनियर्स की कमी नहीं है सर, क्योंकि काम बहुत है। आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जितना बिहार में हो रहा है उतना आपको झारखंड में नहीं देखने को मिलेगा, उतना बंगाल में देखने को नहीं मिलेगा, उतना उड़ीसा में देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ एक्सपीरियंस इंजीनियर बहुत है। एक सबसे बड़ा कारण ये है ना कि अब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप हाई कोर्ट में केस करवाने जाते हैं क्या? कि उसके लिए तो वकील को ही पकड़ेंगे ना। सीए तो जाके केस नहीं लड़ेगा आपका, वो वकील लड़ेगा। उसी तरह से बिहार में क्या हो रहा है कि कोई एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में है, कोई पुल निगम के इंजीनियर है जो पुल निगम में पिछले 15 साल से है। आप देखिए उनका ट्रांसफर उठा के रोड में कर दिया जाएगा, रोड वाले का ट्रांसफर उठा के कर दिया जाएगा पुल में, दोनों बेकार हो गए, दोनों बेकार। आप सर उसके जो उसका वास्ट एक्सपीरियंस है, 15 साल 10 साल 20 साल 25 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसका लाभ कैसे उठाएं ना? उनके एक्सपर्टीज का कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं है, वो तो बेकार हो गए। वो तो जीवन उनका निकल जाएगा सीखने में। पहले 15 साल रोड सीखे, अब 15 साल पुल सीखेंगे, फिर 15 साल गड्ढा खन्ना सीखेंगे। वो भाई हमें कलम चलानी आती है, हमको आप AK-47 थमा दीजिएगा तो क्या होगा? तो गलत जगह मार देंगे किसी को। सही बात। हाँ, ठीक है ना, या अपने ही को मार लेंगे। आप मंत्रालय में भी अगर आप देखें तो जो जिस चीज में एक्सपर्टीज रखता है मंत्रालय भी करीबन ढूंढ ढांड के वैसे ही दिया जाता है। आप देखिए एविएशन मिनिस्टर कभी राजीव प्रताप रूडी थे, क्योंकि वो पायलट थे, उनको थोड़ा समझ था एविएशन, बिल्कुल उनको दिया गया। तो जब वहां प्रयोग कर सकते हैं तो आप यहाँ क्यों उल्टा प्रयोग करते हैं? बिहार में स्वास्थ्य मंत्री लगातार वही बन रहे हैं, ऊर्जा मंत्री लगातार वही बन रहे हैं, गृह थोड़ा सा चेंज हुए हैं इधर पहली बार। तो पॉलिटिकल लोग तो इस चीज का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन विभाग में इस चीजों का पालन नहीं हो पा रहा है। उसमें क्यों नहीं पालन हो रहा है, ये बड़ा। तो चलिए कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कैपिंग का सीधा मतलब है कि सीमा का निर्धारण होना चाहिए, सीमा से अधिक नहीं, योग्य आदमी को काम मिले। हाँ, योग्य आदमी को काम मिले। भाई ब्रेक तो जरूरी है ना, बिहार के लोगों को ज्यादा काम मिले। नहीं, इसके लिए तो सर नियम बनाया भी गया है, हम बनाया गया, लेकिन पालन। सर बिहार के लोगों को काम नहीं मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि क्रेडेंशियल जो शब्द हम यूज किए थे सर, किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए क्रेडेंशियल, जैसे कोई एक पुल है 5 किलोमीटर का, तो आपके पास एक्सपीरियंस उसी बाबत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पुल नहीं बनाए या 200 मीटर का पुल बनाए तो आपको 5 किलोमीटर का मिल जाएगा। तो वैसा एक्सपीरियंस बिहार में काम ही 10 साल से शुरू हुआ है। हाँ बिल्कुल। अब 10 साल से यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को समय लगेगा उस क्रेडेंशियल को डेवलप। कंपनियां बड़ी हो गई है, हो गई है सर, फिर भी अभी बहुत समय लगेगा। तो इसीलिए साउथ की, गुजरात की, महाराष्ट्र की कंपनी यहाँ पे ज्यादा काम ले रही है। बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो साउथ और गुजरात की कंपनियों के क्रेडेंशियल पर काम कर रही है। जी। मन उनके नाम पर ठेका ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, काम खुद कर रही है। मतलब कहा जाए कि प्रॉपर इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है और प्रॉपर देखकर नियम कानून बने जो कि जनता के हित के लिए जो है वो ठीक ठाक हो, जनता के हितकारी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। पर्यावरण पर बात कर ली हम लोगों ने, कैपिंग पर बात कर ली, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि जनता से जुड़ा हुआ भी है और थोड़ा पॉलिटिकल भी है। उस मुद्दा को SIR कहते हैं। भाई SIR बंगाल में सबसे पहले तो बिहार में ही शुरुआत हुआ,
बिहार में बवाल मचाने के बाद बंगाल पहुंचा, बंगाल में बवाल मचा और उत्तर प्रदेश में भी खूब बवाल मचा हुआ है सर। अब बिहार का जो चुनाव का नतीजा आया है उसके बाद तो बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। और बिहार में तो सर अभी भी बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी तो लगातार सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन बिहार में फिर कांग्रेस एक बार एक्टिव हो गई है और फिर अब कोर्ट में चली गई है इसको लेकर कि चुनाव आयोग के खिलाफ कि भाई SIR क्यों करा दी। अब देखिए SIR का कमाल था या क्या था ये तो अनुसंधान का विषय है, लेकिन SIR का प्रभाव तो पड़ा है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। बंगाल में भी लाखों लोगों के नाम कटे हैं और बंगाल में भी बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। अब बंगाल में जहां जिस सीट से ममता बनर्जी लड़ती है उस सीट पर भी 40,000 लोगों के नाम कटे हैं। तो कलकत्ता शहर में लाखों लोगों के नाम कटे हैं। तो कलकत्ता तो राजधानी है ना बंगाल की, तो ये साबित करता है कि फर्जीवाड़ा बहुत है। मतलब गलत लोगों के नाम वोटर लिस्ट में बहुत ज्यादा संख्या में है और हो सकता है कि उसका इस्तेमाल बोगस वोटिंग के रूप में होता भी हो। तो आप वैसे ही विरोध कर करके उसको रोक नहीं सकते। ऐसा है यार, तो पहली बार थोड़े हो रहा है, पहले भी होता रहा है। उसमें खामी है, जो कमी है उसको आपको उजागर करना पड़ेगा। केवल सड़क पर यात्रा करने से, नारा लगाने से, कोर्ट जाने से क्या होगा? कोर्ट भी तो मांगेगा प्रमाण। तो क्यों नहीं प्रमाण दे पाए? कोर्ट तो कह रहा था कि ऐसा आदमी जो वोटर बनने लायक है, ऐसा आदमी जो योग्य है वोटर बनने के, और उसको नहीं बनाया गया, उसका नाम काट दिया गया। ऐसा 15-10 आदमी लाइए ना, नहीं विपक्ष दे पाया। नहीं हो पाया। तो प्रमाण जुटाइए, केवल शोर मचाने से तो उल्टा पड़ गया मुझे लग रहा है। लेकिन इसमें एक और चीजें है ना सर कि उत्तर प्रदेश में भी कई लाखों लोगों के नाम कटने का बात आ रही है, बंगाल में भी कटा, बिहार में भी कटा। तो जनसंख्या पर भी तो सवाल उठता है ना कि यानी कि भारत की जनसंख्या जो बताया जा रहा है एक्चुअल में वो है नहीं। सवाल तो जरूर उठना चाहिए। अभी 3 स्टेट की बात हो रही है, सिर्फ बिहार में SIR का हुआ, बंगाल हो रहा है, अभी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में होने का है। तो उत्तर प्रदेश में भी ये सामने आ रहा है कि 1.5 करोड़ के आसपास वोट कटना चाहिए। तो वोट जो कट रहा है वो तो सही है, SIR को हम गलत बिल्कुल नहीं मान रहे हैं कि जो इलीगल वोटर हैं, जिनको राइट नहीं है या फिर जिनकी डेथ हो चुकी है, जो पलायन कर चुके हैं, कैसे किसी 2 जगह रजिस्टर्ड हो सकते हैं। जैसे श्रीकांत जी ने बताया, सही में सामने आके 25, 50, 100, 500 ऐसे वोटर्स को लाना चाहिए जिनका नाम जबरन काटा गया है या जोड़ा नहीं जा रहा है। बिल्कुल ऐसे तो कोई सामने नहीं आ रहे। पूरे बिहार में इतना बड़ा यात्रा निकाला गया, कहाँ 15 आदमी भी इकट्ठा हो पाए। अगर 10 आदमी भी जेन्युइन इकट्ठा हुए होते तो कब का ये लोग कोर्ट ने कहा था कि आप 5 आदमी लाइए। जी 5 आदमी, लेकिन कोई 5 आदमी नहीं जुटा पाए, आप यात्रा। और आप ये कैसे बोल सकते हैं सर, कोई राजनीतिक पार्टी ये कैसे बोल सकती है कि जितना भी नाम कट रहा है वो हमारे ही वोटर है? बिल्कुल। तो ये महागठबंधन या कांग्रेस ये बात के लिए अपोज कर रही है कि जो कट रहा है वो मेरा है, तो इसका मतलब है कि जो गलत है वो तुम्हारा है। बिल्कुल। देखिए कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एनडीए का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बिहार में SIR में वहां ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं सर। तो वो वोटर कौन थे भाई, किसके थे? क्यों हंगामा कर रहा है विपक्ष? ठीक कर रहे हैं अमित जी, या तो बोगस वोटर उनके थे जो पहले वोट डालते थे। आप तभी ना हंगामा कीजिएगा सर। तो मुझे लगता है कि ईमानदारी से विरोध करिएगा तभी नतीजा निकलेगा। कोई भी काम ईमानदारी से करिएगा तब। आप केवल दिखाने के लिए करिएगा, प्रदर्शन, नारेबाजी, कोर्ट जाइएगा, कचहरी जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हर जगह प्रमाण चाहिए। लेकिन लगातार विपक्ष से सवाल उठा रहा है ना सर कि आखिर कहा जा रहा था कि घुसपैठियों को निकालने के लिए SIR किया जा रहा है, तो कहाँ है वो घुसपैठिए? कौन कितने घुसपैठियों को निकाला गया? अब देखिए जो बांग्लादेश के लोग हैं, बंगाल में तो बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी सर। बॉर्डर पे लाइन लगा हुआ है, बॉर्डर पे लाइन लगा हुआ है। लाखों लोग हैं जो वोटर बन गए हैं, उनको आधार कार्ड बन गया है, उनका राशन कार्ड बन गया है, उनको सारी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। अरे 32% से ज्यादा, मुझे जहाँ तक याद है 32% से ज्यादा अल्पसंख्यक वोटर हैं वहाँ बंगाल में। है सर। और उसमें से बढ़िया से जांच कीजिएगा तो 10%, 12% बांग्लादेशी होंगे। तो उनका नाम कटेगा तो नुकसान तो ममता दीदी को होगा, इसलिए वो परेशान है। तो सर क्या SIR ही एकमात्र मतलब ये सहारा है, एकमात्र साधन है? इलेक्शन कमीशन ने दफ्ती नहीं, मेरा सवाल ये है ना सर, केवल एकमात्र SIR के माध्यम से ही हम छांट सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है भाई। जो आपका इलीगल वोटर्स हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई कीजिए? केवल वोटर NRC क्या है? हाँ,
तो जिसका विरोध कर रहा था पूरा विपक्ष। हाँ, ये तो विपक्ष तो यही कर रहा है कि वोटर लिस्ट में SIR के बहाने एनआरसी किया जा रहा है। अरे भाई, वोटर लिस्ट में तो ये जांचा जा रहा है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो हमारे देश का है कि नहीं है, ठीक है ना, वो वोट देने के योग्य है या नहीं है। एक वोटर कहीं 2-4 जगहों पर तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो बोगस वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं जो भारतीय नहीं है, गलती ढंग से कागजात बना के। सर आवाज अभी अमेरिका में हुआ था सर, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे जिनके पास वीजा नहीं है, गलत तरीके से US में रह रहे हैं, कितने आदमी को डिपोर्ट किया गया। बिल्कुल, वहां पे क्यों नहीं आवाज उठा रहे थे? भाई यहाँ इलीगल रह रहे हैं ना, जो इलीगल हैं या जिनका गलत ढंग से नाम जुड़ा हुआ है, जो गलत ढंग से वोटर बने हुए हैं, उनका नाम कटे तो कटे, क्यों नहीं कटना चाहिए। अगर यही है तो आप दूसरे जगह जब रहते हैं तो आवाज तो आप वहां नहीं उठा पाते हैं। आज दूसरे कंट्री में इलीगल रह रहा है, उसको डिपोर्ट किया जा रहा है, या हमारे यहाँ तो वही सेम है। किया जा रहा है सर, केवल नाम काट देने से डिपोर्ट हो जाएगा? अभी तो नाम ही काटा जा रहा है। जो आइडेंटिफाई होंगे वो डिपोर्ट होंगे। मतलब SIR करके नाम काट दिया, नाम वोट नहीं देगा वो आदमी, लेकिन रह तो रहा है। जो नाम कटे हैं सब लोग थोड़े ऐसा है कि वो है नहीं है। 20 लाख 25 लाख ऐसे लोग होंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो अब है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है ना। 10-20 लाख ऐसे होंगे जो अब वहां रहते ही नहीं है, दूसरे राज्यों में चले गए, वहां उनका नाम रजिस्टर्ड हो गया, वहां वोट देते हैं, वहां के वासी हो गए, और यहाँ पे उनके नाम पर यहाँ गलत वोट गिर रहा है। देखिए, कई तरह की धांधली है ना। तो ये चुनाव आयोग का काम है कि वो वोटर लिस्ट को दुरुस्त करे। दुरुस्त करने के बाद भी खामियां रहती हैं, ऐसा थोड़ा ही खामियां रहती है। लेकिन डिपोर्ट वाला जो मैटर है सर, वो कितना हुआ? बिहार में हुआ, कुछ नहीं हुआ। बंगाल में भी हमको नहीं लगा। बंगाल में जैसे आप जो बॉर्डर पे सुनने में आ रहा है, मीडिया में आप देखते होंगे लाइन लगा हुआ है, वो क्या है? वो ऑटोमेटिक डिपोर्ट आप बोलिए। अब तो भाग रहे हैं, खुद भाग रहे हैं। जिस दिन आइडेंटिफाई करके 10-20 लाख नाम आ जाएगा, सरकार उसको डिपोर्ट करेगी। जो इलीगल है उनको कैसे अपने राज्य में या अपने देश में रखा जा सकता है? आप क्या कोई घुसपैठिया को अपने घर में रखेंगे? बंगाल में आप देख लीजिए कि कई लोगों का हार्ट फेल हो गया, क्योंकि यहाँ आ गया, जमीन खरीद लिया, यहाँ राशन कार्ड भी मिल गया, यहाँ का सारी सुविधाएं ले रहा है। अच्छा, इस पे और पकड़ा जाना है। तो पकड़े जाने के पहले ही, SIR के पहले ही वो भाग रहे हैं लोग। अब तो जेल जाएंगे ना सर, जेल जाएंगे ना सब, डर के मारे अपने बैक हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पे भारत की जनसंख्या पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा सर। नहीं, जनसंख्या से और वोटर लिस्ट से कोई मतलब नहीं है। पहले जनसंख्या जब जनगणना होता है तो उसमें सबको गिना जाता है, वो उसमें केवल वोटर को थोड़ा गिना जाता है कि 18 साल के जो लोग हैं उसमें तो सबको गिना जाता है। सबको गिना जाता है। जनसंख्या जितना है उतना ही रहेगा। हो सकता है कि बांग्लादेशी जो भी होंगे, यहाँ आधार कार्ड बन गया, यहाँ के निवासी हो गए, वो भी जनसंख्या नहीं सर, कैसे इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? आप जैसे बता रहे हैं कि जनसंख्या जितनी है, मान लीजिए इलीगल है, वो भी तो यही वो भी काउंट हुए होंगे, वो भी काउंट हो रहे होंगे। और ये लेकिन जिनका डेथ हो गया है, जो अभी SIR में निकल के आ रहा है, जो पलायन कर गए, मान लीजिए यहाँ बिहार में 100 आदमी रहते हैं, 100 में से 5 पलायन कर गए, तो काउंटिंग तो 100 का हो रहा है। ये 5 पलायन करके महाराष्ट्र अगर चले गए तो काउंटिंग ये 5 का वहां भी हो रहा है। अगर यहाँ से नाम नहीं कटा, यहाँ से नाम नहीं कटा, वैसे तो 10-20 करोड़ घट जाएंगे, तो जनसंख्या पे प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन पेपर पर ही पड़ेगा, प्रैक्टिकली नहीं पड़ने वाला है कुछ, क्योंकि ठीक है ना, ज्यादा ठीक है। चलिए, अंतिम में एक छोटा सा टॉपिक और हम लोग बात कर लेते हैं। बिहार में खूब हंगामा हो रहा है भाई, सीओ पर कार्रवाई हो रही है, सीओ और DSLR पर खूब कार्रवाई हो रही है। डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा पूरा नायक वाले भूमिका में है। दोनों आदमी का पक्ष बारी बारी से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आप बता दीजिए, डिप्टी CM जिस भूमिका में है और एक आम जनता का जो जोश है वो बढ़ा है, एक विश्वास बढ़ा है सरकार के प्रति। देखिए, डिप्टी CM और सीओ जा रहे हैं नीतीश कुमार के पास गुहार लगाने की भाई ऐसी भाषा का। डिप्टी CM विजय सिन्हा के मंसूबे पर अब सवाल नहीं उठा सकते। उनका मंसूबा अच्छा है, वो जनता की मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल, वो जनता की समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, और लेकिन तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब सीओ सवाल उठा रहे हैं तरीके को लेकर। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से सार्वजनिक मंचों से वो सीओ को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, जनता के लिए ही ना है सर सीओ किसके लिए है सर? जनता के लिए। नहीं, ठीक है, वो डांट रहे, फटकार रहे हैं तो लोगों को अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, ताली बज रहा है। पुलिस वालों से सब परेशान है, है ना। पुलिस को भी ऐसा होना पुलिस के खिलाफ कोई भी एक्शन हो, किसी दरोगा SP के खिलाफ, तो लोग कितना खुश होते हैं, बहुत खुश होता है ना एकदम। तो वैसे ही सीओ को सबसे ज्यादा अधिकार है। सीओ ही ऐसा है जिसको हर काम में इन्वॉल्व किया गया है, चाहे वो अतिक्रमण का काम हो तो सीओ कराएगा, कानून व्यवस्था का काम हो उसको भी सीओ संभालेगा, आपदा से जुड़ा हुआ है काम वो भी सीओ करेगा, ठीक है ना। आपका जाति प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र बनाना है वो सीओ ही बनाएगा। तो कोई ऐसा काम ही नहीं जो सीओ को नहीं करना है। तो सीओ
ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा काम उसके हाथ में है, तो ज्यादा शिकायतें भी उससे है लोगों की। लेकिन ज्यादा शिकायतें सर जमीन से रिलेटेड है ना सर, इसमें हम ये जोड़ना चाहेंगे सर कि सीओ बनाया क्यों जाता है। जो सीओ है उसका मेन काम क्या है सर? वो तो राजस्व राजस्व से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड सारा काम उनके जिम्मे होता है। हाँ बिल्कुल। अभी जब उनके ऊपर सवाल उठ रहा है या विजय सिन्हा थोड़ा सा स्ट्रांगली पुटअप करके और सारे चीज को अपने मतलब स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले सीओ अपोज इसलिए कर रहे हैं कि उनका जो प्रारंभिक काम, जो काम उनको सौंपा गया है, उस काम के लिए ही वो सवाल उठा के और जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पास। अरे आप ये सवाल उठाइए कि हमको दूसरा काम न दिया जाए, हम अपना काम प्रॉपर ढंग से करेंगे, जो काम मेरा दायित्व है वो दायित्व वाला काम हमको सौंपा जाए। मल्टीपल काम होने के कारण हम बहुत फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं। नहीं अमित जी, दिक्कत ये है कि ठीक है, अब विजय सिन्हा जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, सार्वजनिक रूप से सीओ को फटकार रहे हैं और ऑन द स्पॉट फैसले सुना रहे हैं, इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। काम नहीं होगा मतलब सुन लीजिए ना, सीओ से लोग त्रस्त हैं, बहुत त्रस्त है। लोकप्रियता बढ़ेगी, बहुत पॉपुलर भी होंगे, उनका काम अच्छा भी लगेगा, लोगों को लग भी रहा है। लेकिन इससे सीओ नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। सीओ को सुधारना है तो पहले उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी कि भाई अपना काम तुम ठीक से क्यों नहीं कर रहे हो सर। क्या प्रॉब्लम है, पहले ही बताओ। जैसे हमने आपको कोई टास्क दिया, आपने पूरा नहीं किया, तो पहले तो मैं ये पूछूंगा ना कि आपको जो टास्क दिया गया वो पूरा क्यों नहीं हो रहा, क्यों आपके काम में खामी है, क्यों आपकी शिकायत है, आप अपना पक्ष रखेंगे तो कुछ जेन्युइन बात भी हो सकती है। ठीक है, सही बात। तो सीओ कह रहे हैं कि सारा काम हम ही से कराएंगे, सारा लोड हमारे ही करने पर। पक्ष का जो जैसे बात आ रहा है, तो सीओ अपने ही काम के लिए तो उनको जो दायित्व अभी विजय सिन्हा के द्वारा दिया जा रहा है वो उनका खुद का काम करने के लिए दिया जा रहा है। शिकायत जो दूसरा काम, जैसे आपने बताया कि सीओ के ऊपर और भी अदर लोड है, प्रशासनिक काम, ये काम, कोई ऐसा काम नहीं है उसमें तो सवाल नहीं उठ रहा है सर। नहीं, जो सब्सिडरी काम उनको दिया जा रहा है, जो अलग से दायित्व दिया जा रहा है, उसमें तो सवाल नहीं उठ रहा है। सीओ को भी तो मजा आ रहा है ना, प्रशासनिक कार्यों में उनका इन्वॉल्वमेंट, पावर एंजॉय कर रहे हैं ना। अब जमीन में क्या पावर एंजॉय कर रहे हैं? पैसा है सर, पैसा है केवल। हाँ बता रहे, पावर नहीं है। यहाँ तो पैसा भी वसूल रहे हैं और यहाँ पावर भी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए सर, तो उनका वो अधिकार छीनना पड़ेगा। नहीं भाई, कानून व्यवस्था से आपका कोई लेना। ठीक है सर, आप केवल राजस्व का काम करिए, भूमि का काम करिए। सर शनिवार जो है हर थाने में सीओ को जाना है और वहाँ राजस्व संबंधी ये करना है, सुनवाई करना है। कितने सीओ जाते हैं सब थाने? ये निश्चित करिए कि जाए, क्यों नहीं जाएंगे? सरकार नियम बना देगी तो जाना पड़ेगा। नियम तो है ही सर, लेकिन कहाँ जाते हैं हम लोग? तो देखते हैं कोई नहीं जाता है सर। देखिए, नियम बनाने से कोई संस्थान चलता है क्या? नहीं, बिल्कुल आप संपादक हैं, नियम बना दीजिएगा कि इतना बजे से इतना बजे ड्यूटी है और ऐसे काम करना है। ठीक है, 2 दिन जब तक मॉनिटर करिएगा, सब लोग काम करेगा आपके हिसाब से। जैसे ही आप छोड़िएगा, एक एग्जांपल अपने लाइन पे आ जाए। एक हम बताना चाहेंगे सर कि जब प्रत्यय अमृत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के चेयरमैन हुआ करते थे, तो कोताही बहुत होती थी, इंजीनियर साइट पर जाते नहीं थे। एक नियम उन्होंने लाया था, मोबाइल सेट, जहां तक हमको याद आता है वो पुल निगम के द्वारा दिया गया था सारे इंजीनियर्स को, और एक सॉफ्टवेयर दिया गया था। उस सॉफ्टवेयर में जितने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको हर एक साइट पर, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बहुत बड़ा क्षेत्र मिला रहता है सर, उसमें हजारों साइट होता है, संभव नहीं है कि वो 5 साल में भी सभी साइट को विजिट कर सके। तो उनके जूनियर इंजीनियर, उनके एसडीओ, ये लोग साइट को विजिट करते हैं या करवाया जाता है। वहां पे प्रत्यय अमृत के द्वारा ये नियम लाया गया था कि आपको साइट पे जाना है, वहां गूगल लोकेशन उसी साइट से उठा के जो एक पोर्टल था उस पोर्टल में आपको डालना है, जो कैप्चर कर लेगा कि आप कहाँ पे मौजूद है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप यहाँ हैं, दिल्ली में जाके वहां से गूगल लोकेशन भेज दे रहे हैं। उससे काफी प्रॉम्प्ट हो गया था और विजिट बहुत अच्छा हो गया था। तो वैसा ही कुछ वही के साथ भी किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस स्टेज में है ना भाई, तो आप मॉनिटरिंग का प्रॉपर व्यवस्था करिए कि कोई काम अपना ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब तक मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होगी, लगातार नहीं होगी, तो फिर कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। तो सीओ अच्छा अकाउंटेबिलिटी सेट करना। ठीक है, एक सवाल और मेरा इस पे है सर कि विजय सिन्हा मंत्री हैं, इस वजह से ही क्या सीओ जा रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी अगर ये एक्शन लेते, क्या सम्राट चौधरी के खिलाफ भी इस तरह का जाने का मजाल होता लोगों का? क्यों नहीं जाते भाई? विजय सिन्हा को सम्राट चौधरी दोनों प्रबंध मंत्री है, विजय सिन्हा भी कमजोर मंत्री थोड़ा है। ऐसा तो उन लोगों के मन में नहीं चल रहा है सर कि एक बार इनके विभाग को छुड़ा दिया गया पॉइंट है, तो हमारे अपोज करने से अगर ऐसा इनका विभाग नहीं लगता है कि अब सीओ के कंप्लेन करने से विजय सिन्हा का विभाग बदल जाएगा, मुझे नहीं लगता है। नहीं ना होगा, संभव नहीं सर। अब पहले वाली स्थिति नहीं, पहले वाली बात नहीं है। और
ठीक है, एक बार आपको डर हो रहा है इसलिए विभाग एक बार बदल दिया गया था और इस बार भी नहीं दिया गया, कंपनी ने ही बदलवा दिया, पता नहीं कितनी सच्चाई है सर, इस बार भी नहीं दिया गया। लेकिन अब विजय सिन्हा का विभाग नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, सीओ विभाग नहीं बदलवा पाएंगे। सीओ ने कंप्लेन हस्तक्षेप की मांग की नीतीश कुमार से, उनके खिलाफ कोई एक्शन। लेकिन सर क्या सरकार को चाहिए कि इस तरह के शिकायत के ऊपर संज्ञान ले? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं सर कि आप स्वास्थ्य में भी देखिए, हर समय आपको देखने को मिलेगा जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, सीनियर डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, एम्स वाले स्ट्राइक पर हैं। पूरे स्वास्थ्य विभाग को छोड़े खाली पीएमसीएच को देखिए ना सर। हाँ, सारे पीएमसीएच, अब एम्स वगैरह को कहीं भी देख लीजिए सर। अब बताइए, उनके दबाव में सरकार अगर आएगी तो ये 2 डिपार्टमेंट छोड़िए, पूरा बिहार के सारे डिपार्टमेंट खड़े हो जाएंगे, हर समय दबाव बनाने का प्रयास करेंगे सर। इसलिए हो रहा है अमित जी कि वो सार्वजनिक मंचों से फटकार लगा रहे हैं, डांट रहे हैं। वो पेपर पर कार्रवाई शुरू करेंगे ना जब सर, एक कोई विरोध नहीं हो पाएगा, बता रहे हैं। एक तरफ तो हम लोग मंगल पांडे सर अभी तक कार्रवाई नहीं, मेरा कहना है सर, एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि वो लंगड़ा, क्या जो गृह मंत्रालय की तरफ से गोली मारा जा रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा, तो ये मैसेज देने के लिए किया जा रहा है। अगर 4 अपराधी को मारा जाएगा तो इससे 40,000 अपराधी में डर पैदा होगा। तो क्या सीओ के साथ जो आज विजय सिन्हा कड़ाई से पेश आ रहे हैं, तो इससे मैसेज पूरे बिहार में सभी नहीं अच्छा जा रहा है, लोग खुश हैं, लोग तो विजय सिन्हा के साथ खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ, उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, कोई शक नहीं है। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, वो करते रहे कार्रवाई, लेकिन असली इसका जड़ कहाँ है समस्या का? ये सबसे बड़ा जड़ है कि सीओ के कंधे पर ढेर सारी जिम्मेवारियां हैं, उससे मुक्त करिए, केवल भूमि और राजस्व का काम लीजिए उनसे, क्योंकि उसी संवर्ग के अधिकारी है वो, उसी काम के लिए वो बहाल किए गए हैं। और इसमें सह नहीं मिलना चाहिए सर। ये लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के अगर जाते हैं तो बिल्कुल सह नहीं मिलना चाहिए। जो भ्रष्ट है, जो करप्ट है, उनको चिन्हित करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए, कहाँ कोई रोक रहा है? सह नहीं मिलना चाहिए। और एक सवाल है सर कि अब अगर, क्योंकि जनता इतना इन्वॉल्व हो चुकी है विजय सिन्हा के इस कार्यों में, अगर विजय सिन्हा के विभाग के साथ या उनके साथ छेड़छाड़ किया गया तो विद्रोह हो सकता है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, विजय सिन्हा का विभाग बदल जाएगा। नहीं, मैं एज्यूम कर वो स्थिति नहीं है। और विजय सिन्हा भी जो कर रहे हैं वो कोई स्वार्थ में नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है ना। और पूरे बिहार में सर आधा से ज्यादा क्राइम सिर्फ बेस्ड है जमीन विवाद के ऊपर। बिल्कुल, खुद डीजीपी और पुलिस महकमा भी ये बात बोलता है कि जितना क्राइम अगर हो रहा है उसमें 50% रोल जमीन से जुड़ा है। उसके सुधार में अगर वो कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो ये तो अच्छा ही है। सीओ ने ये नहीं कहा कि अब उनका विभाग बदल दीजिए, उनको मंत्री से हटा दीजिए, उनके कहने से सरकार कुछ करने नहीं जा रही है। सीओ ने अपनी शिकायत की है कि हस्तक्षेप करिए कि हमको सार्वजनिक मंचों पर अपमानित न किया जाए, बोला नहीं जाए। तो प्यार से सुनने वाले, पैसा लेने में अच्छा लग रहा है टेबल के नीचे से, और डांट सुनने में दिक्कत है। नहीं तो जेल भिजवाइए ना। हाँ, जेल भिजवाइए, कार्रवाई करिए ना, उड़नदस्ता बनाइए ना, लेकिन सीओ को टंगवाइए ना, कौन रोक रहा है? लेकिन आपने कहा ना सर कि बैठ के बात करना चाहिए, तो देखिए ज्ञान भवन में सारे सीओ के साथ मीटिंग किए थे डिप्टी सीएम, और बहुत प्यार से उन्होंने समझाया कि देखिए उनका भाषा है थोड़ा सा, वो बोल रहे थे कि भाई मौसम बदल गया है, बदल जाइए, अभी हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अभी बस बता रहे हैं आप लोगों को। ये तो और अच्छा चेतावनी है उनकी तरफ से। ये तो अच्छी चीजें हैं। नहीं तो विजय सिन्हा खराब कर रहे हैं, कौन कह रहा है? विजय सिन्हा जो कर रहे हैं वो जनता के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही कर रहे हैं। जनता उससे खुश भी है, लेकिन को खुश होने से या खुश करने से कोई काम रिजल्ट नहीं आएगा अनुकूल। पेपर पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, सीओ की जिम्मेवारी फिक्स करनी पड़ेगी कि चलो भाई कानून व्यवस्था से तुम दूर, केवल राजस्व और भूमि का काम देखना है और उसको पूरा करो, नहीं तो टांग देंगे। चलिए, एक्शन लेना होगा। विजय सिन्हा जी को भी सर की तरफ से भी एक सुझाव है कि राजस्व कर्मचारी जो सीओ साहब लोग हैं, उन लोगों का थोड़ा बोझ कम करिए और जो बेसिक काम है उन लोगों का उस पर ही उनको फोकस कराइए, तब हो सकता है कुछ रिजल्ट निकले। हालांकि जनता की जो जन भावनाएं हैं सीधे विजय सिन्हा से जुड़ चुकी हैं और हम लोग भी लगातार उनके कामों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जनता भी अप्रिशिएट कर रही है। तो देखिए, पॉलिटिकल मंथन का मंच ही जनता के लिए है। जनता के जो मुद्दे हैं जिसको कोई नहीं उठाता है, पॉलिटिकल बातचीत, पॉलिटिकल मुद्दे, जोड़ घटाव, ये सब तो चलते रहता है, लेकिन पॉलिटिकल मंथन में पॉलिटिक्स की बात तो होगी, लेकिन सीधे जनता के जुड़ाव से भी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे और सरकार सहित जो भ्रष्टाचार से लिप्त लोग हैं उनको भी आईना दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी बहुत धन्यवाद।